नाम, ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, क्या मतलब है इसका प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड का? अगर कोई बिल्डर है, कौन है? बिल्डर। ओए होए होए, अब बिल्डर ने एक सोसाइटी डेवलप करी, हाँ है ना बोलो। उस सोसाइटी में उसने क्या करा है? ड्यूप्लेक्सेस बनाए। क्या बनाए? ड्यूप्लेक्सेस। अच्छा, वो इन ड्यूप्लेक्सेस को क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। अच्छा, दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड है, अपन को पता है, बोलो हाँ है नहीं? अच्छा, अब उसके साथ क्या है कि उसके पास एक हाउस मतलब एक प्लॉट उसने बनाया, प्लॉट में ड्यूप्लेक्सेस बनाए। इस ड्यूप्लेक्स में से 1 2 3 4 और कितने ड्यूप्लेक्स बनाए मैंने? 8 ड्यूप्लेक्स है। 5 बिक गए, 3 नहीं बिके। 5 बिक गए, 3 नहीं बिके। क्या ऐसे एक दिन में बिक जाते हैं कि सालों लग जाते हैं बेचने में? अब वो बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बिक नहीं रहा है, बोलो हाँ है नहीं? तो प्रॉपर्टी उनके पास क्या पड़ी हुई है? वेकेंट पड़ी हुई है, एज ए स्टॉक इन ट्रेड, एज ए स्टॉक इन ट्रेड। तो अच्छा, कई बार क्या करते हैं बिल्डर लोग, उसमें क्या कर देते हैं? किराए पे चढ़ा देते हैं जब तक खाली है, हाँ ना बोलो ना यार। तो इनका ये कहना है जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है नगर निगम से। क्या लेना पड़ता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उसके 2 साल तक अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो बेच दी, ठीक है। अगर 2 साल तक आपको वो वेकेंट रहने का आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, बोलो हाँ नहीं? और अगर आपने नहीं बेच पाए तो उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे फिर उसको रेंट पे दे देंगे, एग्रीमेंट दिखाएंगे नहीं, वैसा रहता है। एक बार अपन रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है तो आपको और क्लैरिटी आएगी। एक सेकेंड, हाँ कोई बात नहीं भाई, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस और अ बिजनेस इज लेट आउट house property, the income is charged under that income from house property. However, if the property constitutes stock in trade of a business or the business of the is let out house properties, is to let out house properties, the income charged under that income from house property. However, the annual of the property being held as stock in trade would be treated as nil for a period of 2 years from the end of the financial year in which certification of completion of construction of property is obtained from the competent authority, if such property is not let out during such period. क्या बात समझ में आ रही है? अगर किराए पे दे दी तो बात ही अलग है, आपकी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड पड़ी है और आप उससे किराया कमा रहे हो, और आप उससे किराया कमा रहे हो, तो बताओ वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जाएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगा? जबकि उनका काम का है प्रॉपर्टी सेल करने का है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस और द बिजनेस ऑफ द एसएससी इज टू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम इज चार्ज ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बात समझ में आ रही है? आपका काम भी क्या है? प्रॉपर्टी लेके किराए पे चलाने का है, तो भी उनको काय में डाला गया है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डाला गया है। अगर 2 साल तक कोई खाली प्रॉपर्टी वेकेंट है, 2 साल तक प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो उसकी एनुअल वैल्यू नील ली जाएगी। क्या ली जाएगी? नील। हाँ बोलो ना यार। लेकिन उसके बाद उसको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? पक्का आया? चलिए, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? इसके एक्सेप्शंस हैं। क्या है? एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? कब प्रॉपर्टी है उससे किराया आ रहा है, सुन रहे हो क्या? प्रॉपर्टी है और किराया आ रहा है, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसका पहला पॉइंट क्या है? सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस। सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई फर्म है, मेरी कोई क्या है? फर्म है। उस फर्म में मैंने क्या रखा है? एम्प्लॉइज रखे हैं, है ना? और एम्प्लॉइज को रहने के लिए मैंने क्या दिया है? फ्लैट दिया है, हाँ या ना बोलो ना यार? और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है। क्या मिल रहा है? किराया में। तो ये जो किराया मिल रहा है, ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगा कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी? ये जाएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, क्योंकि मेरा मेन काम किराए पे नहीं है, वो तो एम्प्लॉय को रहने के लिए घर मिले इसलिए उनको क्वार्टर्स दिए, और उनकी सैलरी से एक हिस्सा अगर मैं काट रहा हूं तो ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। इफ द प्रॉपर्टी लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द एसएससी इन एन एफिशिएंट मैनर, द रेंटल इनकम इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। ताकि मेरा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाए, इसलिए मेरा बिजनेस एफिशिएंट मैनर चल पाए, इसलिए मैंने उनको क्या दे रखा है? रहने के लिए जगह दे रखी है। तो वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। Deductions or allowances have to be calculated and relating to profits and gains, not relating to business.
एंड नॉट रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, ये काय में चला जाएगा, पीजीपीपी में चला जाएगा। आया कि नहीं आया? अगर मैं तुम लोग को ऊपर मान के चलो यहां पे एक स्टडी रूम बना दूं बाजू में, कि बस समझ में आ रही है, और आपको बोलूं कि आप यहीं पे बैठ के पढ़ोगे और आपसे स्टडी रूम का एक्स्ट्रा चार्ज करूं, तो क्या वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी कि इनकम फ्रॉम पीजीपीपी होगी? क्यों है तो लेकिन रेंटल इनकम, लेकिन मेरा काम रेंट पे देने का नहीं है। मैंने वो क्यों दे रखा है? क्योंकि आप यहां पे बेटर पढ़ाई कर पाओ, इस कारण से मैंने वो रूम बना रखा है, मेरे बिजनेस को और अच्छी फैसिलिटी में दे पाऊं, उसलिए मैंने वो फैसिलिटी बना रखी है। तो अगर एंसिलरी टू मेन बिजनेस है, क्या है? अब एंसिलरी टू मेन बिजनेस है तो कहां जाता है? इनकम फ्रॉम पीजीपीपी जाता है। कहां जाता है? इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। दूसरा क्या है? सबलेटिंग। दूसरा क्या है? सबलेटिंग। व्हाट इज सबलेटिंग? किराए पे लेके आगे किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है। इन केस ऑफ सब लेटिंग, सिंस द एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग सबलेट, हेंस द इनकम डिराइव्ड देयरफ्रॉम शैल नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान रखना, सबलेटिंग कहां जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर मैं किसी और टीचर, ये मैंने जगह किराए पे ली है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, अगर मैं एक कमरा किसी और टीचर को किराए पे दे देता हूं, सुन रहे हो क्या? अगर एक कमरा किसी और टीचर को किराए में दे देता हूं, किराए पे दे देता हूं, तो वो क्या कहलाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या कहलाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ना हाउस प्रॉपर्टी है ना पीजीपीपी है। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? एसएससी प्रॉपर्टी इज यूज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बताओ क्या था इसमें? बताओ क्या था? अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप फॉर्म में दे दिया है, अपने जिसमें मैं खुद क्या हूं? पार्टनर हूं। जिसमें खुद क्या हूं? पार्टनर हूं। अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो माना जाएगा कि मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं। और जब अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा था। हाँ या ना बोलो? तो वही लिखा हुआ है यहां पे, इन केस एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द एसएससी एंड द सेम इज गिवन बाय हिम टू द पार्टनरशिप फर्म in which he is a partner for carrying on the business of such one, then it will be treated as property is used by the SSC for his own business, and thus the income from such property will not be taxable under the head. However, the property owned by HUF is given on rent to the firm in which members of HUF are partners in their personal capacity, then ये important बात है, rental income of such property shall be taxed as income from house property in the hands of HUF. क्या मतलब है इसका? बताओ आखिरी वाले पॉइंट का। पढ़ो पढ़ो, बताओ बताओ क्या मतलब है लास्ट की 3 लाइंस का? इफ द प्रॉपर्टी से, हाँ, अगर प्रॉपर्टी किसकी थी? HUF की, उसने दी किसी पार्टनरशिप फर्म को, और उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन है? HUF पार्टनर नहीं है, कोई एक मेंबर पार्टनर है ऑन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अगर मेरा कोई खानदानी मकान है जो HUF के हाथ पे है ना, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली ओनर है, उसमें HUF का ओनर है उस प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी मैंने किराए पे ली है अपना पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चलाने के लिए, तो पूरे HUF का तो है नहीं उसमें बिजनेस में पार्टनरशिप, सिर्फ किसका है? मेरा है। और मैं पर्सनल कैपेसिटी में हूं, मैं HUF के बिहाफ में पार्टनर नहीं हूं, मैं एज ए अभिषेक रंगवानी पार्टनर हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो मैं रेंट पे कर रहा हूं वो कौन सी इनकम में जाएगा? HUF की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। काय में जाएगा? HUF की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां से पढ़ो खुद से, इफ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय HUF इज गिवन ऑन रेंट टू अ फर्म इन विच मेंबर ऑफ HUF आर पार्टनर इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे कि वो पर्सनल कैपेसिटी में होने चाहिए। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में पार्टनर है, then rental income from such shall be taxed as income from house property. हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, है ना। इतना आप एक बार नजर मार लो। तो यहां पे हमने आपको पढ़ा दिया इनकम है प्रॉपर्टी हेडल स्टॉक एंड ट्रेड। क्या होता है प्रॉपर्टी हेडल स्टॉक एंड ट्रेड का? 2 साल तक वेकेंट का बेनिफिट है, 2 साल तक वेकेंट का बेनिफिट है। उसके बाद हम क्या कर देंगे? डीम टू बी लेट आउट कर देंगे। और अगर पहले दिन से अगर रेंट है तो रेंट में, तो अगर रेंट आ रहा है तो लेट आउट ही मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही जाएगी, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी नहीं जाएगी। मेन मुद्दा ये है। हाँ या ना बोलो? आया नहीं आया? चलो आगे बात करते हैं। कॉम्पोजिट रेंट क्या है? क्या है? कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? जब मैंने कोई चीज रेंट पे दी है और मेरे को प्रॉपर्टी के साथ साथ अदर रेंट भी मिल रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने अपना फ्लैट रेंट पे दिया, बोलो हाँ नहीं,
और फ्लैट कैसे रेंट पे दिया है? फर्निश्ड फ्लैट रेंट पे दिया है। फर्निश्ड रेंट पे दिया है, 20,000 रुपए किराया मेरे को आ रहा है। तो मुझे जो 20,000 किराया आ रहा होगा, बताओ काय का होगा? सिर्फ फ्लैट का होगा, या उसमें जो सोफा, कबर्ड्स, एसी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन मैंने सब लगा के दिया हुआ है, वो भी इंक्लूड होगा? ओवरऑल इंक्लूड होगा। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ कोई एडिशनल बेनिफिट्स या एडिशनल सर्विसेज, पर्क्स साथ में देते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉम्पोजिट रेंट। क्या कहा जाता है? कॉम्पोजिट रेंट। प्रॉपर्टीज लेट आउट बाय द असेसी टुगेदर विद सर्विसेज, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एक्सेट्रा, और एसेट्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। रेंट चार्ज बाय द असेसीज कंसोलिडेटेड सम, आपने एक साथ पैसा लिया है रेंट फॉर प्रॉपर्टी और रेंट फॉर असेट्स का, तो दो तरीके हैं। एक, व्हेन द रेंट फॉर प्रॉपर्टी और सर्विसेज एसेट्स कैन बी सेपरेटेड, और एक दूसरा क्या है? व्हेन इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर सेपरेशन पॉसिबल है, अगर सेपरेशन पॉसिबल है तो क्या होगा? जो प्रॉपर्टी का है वो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में, और जो अदर का है वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में। अरे हाँ बोलो ना। मैंने आपसे किराया लिया 18,000 रुपए फ्लैट का, कितना लिया? बोला 12,000 रुपए घर का और 6,000 रुपए फैसिलिटीज का। मैं बोल रहा हूं आपको फैसिलिटीज नहीं चाहिए, आप 12,000 दे दो, फैसिलिटीज में अपने निकाल लूंगा, और अगर फैसिलिटीज के साथ चाहिए तो मैं कितने लूंगा? 18,000। क्या बाइफरकेट कर पा रहे हो? क्या बाइफरकेट कर पा रहे हो? हाँ। तो क्या हो जाएगा? 12,000 कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और 6 कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हो मेरे साथ? सेकंड केस, मैंने बोला 18,000 रुपए रेंट, तुमने बोला कितना घर का? बिना उसके चाहिए? तो मैंने कहा नहीं नहीं देंगे, फ्लैट तो आपको फर्निश्ड ही मिलेगा, चाहिए हो तो लो वरना रहने दो। 18,000 रुपए व्हेन इट इज नॉट सेपरेबल, व्हेन इट इज नॉट सेपरेबल, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? यहां तो अदर सोर्स ऑफ बिजनेस इनकम लिखा हुआ है। तो अब सोचो, मैंने अगर फ्लैट दिया किराए पे और उसमें साथ में चीजें फर्निश्ड करके दे दी है, क्यों? तो क्या सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है? मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में कि पीजीबीपी में? हाउस प्रॉपर्टी में। सुनो ध्यान से, इसमें भी जहां सेपरेबल नहीं है, यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। अरे सुनो ना यार, मैं क्या घर में ले रहा हूं? कितना किराए पे ले रहा हूं? 18,000 रुपए। आसपास देख लो फ्लैट का रेंट क्या है, आसपास देख लो फ्लैट का रेंट क्या है ना? वो हो जाएगा फ्लैट का जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है वो काय का होगा? फैसिलिटीज का। आप सिर्फ ये बोल के नहीं कर सकते कि पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। नॉट सेपरेबल कब होता है? नॉट सेपरेबल कब होता है? जब बिना सेपरेशन के पॉसिबल ही ना हो। जैसे कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया। क्या बनाया? आपसे 15,000 रुपए किराया लिया, बोलो हाँ नहीं? अब 15,000 रुपए जो किराया है वो कॉन्फ्रेंस रूम का भी है और एसी का भी है, हाँ या ना? बोलो ना यार। क्या यहां सेपरेट कर पाना पॉसिबल है? क्योंकि बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि अगर एसी नहीं दूंगा तो कॉन्फ्रेंस हॉल किस काम का? हाँ बोलो ना यार। आपने होटल का एक रूम बुक किया है, आपने होटल का एक रूम बुक किया है, तो क्या बोलोगे सिर्फ होटल का किराया, कमरे का किराया कितना, फिर वेटर जो सर्विस देगा उसका कितना, जो बेड का कितना, एसी कितना? क्या सिर्फ खाली कमरा किराए पे लोगे होटल में? तो अगर होटल का रूम किराए पे ले रहे हो तब वहां पे सेपरेशन पॉसिबल। अरे यार तब वहां पे सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको होटल का किराया क्या तखत बिछा के सोगे क्या? दरी बिछा के सोगे क्या होटल में? तो उसको आप क्या बोलोगे? इनकम फ्रॉम पीजीपीपी या अदर सोर्सेस। फ्लैट वगैरह है, आपके बोलने से नॉट सेपरेबल नहीं हो जाएगा, आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस उसके बिना हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आई? है ना? वो नेचुरली सेपरेबल है या नहीं? क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस रूम, कोई कॉन्सर्ट के लिए कुछ भी चीज दे रहे हो तो साथ में आपको फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी, हाँ या ना? बोलो, आया समझ में? हाँ, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस में जाएगा। हाँ, अभी एक बार हम क्वेश्चन करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया कि आपको? अगर नोटबुक कहीं बना रहे तो मैं चाह रहा हूं लिख लो इसको कि कॉम्पोजिट रेंट है। देखो मैंने बनाया हुआ चार्ट में, चार्ट दिखा देता हूं आपको। देखो कॉम्पोजिट रेंट है, सेपरेबल है, हाउस प्रॉपर्टी जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में अदर एसेट्स जाएगा, या तो आईएफएस या तो पीजीबीपी में। सेपरेबल नहीं है तो आईएफएस या पीजीबीपी में।
बता ना भाई। चलो लिख लिया आप लोग ने, हो गया कॉम्पोजिट रेंट। यहां देखो कॉम्पोजिट रेंट के लिए आगे क्या बोला है उनने, ठीक है। यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, दोस्त कैसा हुआ फिर, देखो आओ देखो, मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, ठीक है। चार केस देख रहे हैं यहाँ पे, कॉम्पोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मिस्टर ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, इट इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर बी। मिस्टर बी एनुअली पेज 1,00,000 रुपए as rent of the property and 20,000 for different services like lift, security, air conditioning, etc. In this case, rupees 20,000 is taxable in the hands of Mr. A as income from house property. है यहां पे मिसप्रिंट हो गया, 1,00,000 होना चाहिए इनसे। मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, बोलो हाँ, दी है मिस्टर बी को। मिस्टर बी एनुअली पे करता है 1,00,000 रुपए रेंट का और 20,000 रुपए का एक सर्विसेज का, लाइक सिक्योरिटी, एयर कंडीशन। इन दिस केस 20,000 इज नॉट टैक्सेबल, हाँ सही तो लिखा है। अच्छा, इन दिस केस rupees 20,000 is not taxable in the hands of Mr. A as income from house property. Rupees 20,000 would be taxed in the hands of Mr. A after deducting his actual expense for providing different services as income from other sources or as business income. और 1,00,000 रुपए कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ ना बोलो। अगला क्या है, मिस्टर एबीसी ओन्स अ प्रॉपर्टी, इट इज गिवन ऑन मिस्टर रेंट टू मिस्टर पीक्यूआर। एबीसी के पास एक प्रॉपर्टी है, पीक्यूआर को रेंट पे दी। पीक्यूआर एनुअली पेज 1,50,000 एज रेंट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। वो 1,50,000 रुपए पे करता है रेंट का, बिल्डिंग एज वेल एज सर्विसेज का, ठीक है। बाय मिस्टर इन दिस केस वन हैज टू स्प्लिट द अमाउंट पेमेंट ऑफ 1,50,000 इनटू रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस। 1,50,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है क्या। द अमाउंट विच रिलेट्स टू रेंडिशन ऑफ सर्विसेज, rendering of services is taxable as business income or as income from other source. The sum which is attributable to use of property is to be assessed in the income value under the section 22 income from house property. Main बात अब आने वाली है, this rule is applicable even if it is difficult to split up the annual payment of rupees 1,50,000. In other words, in such case it is not legally correct to assess the entire amount of 1,50,000 एज बिजनेस इनकम और एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी, बदले में 1,50,000 रुपए लिया और आप बोल रहे हो स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, तो सब पॉसिबल है, जबरदस्ती करो, जितना दिमाग लगता है और उसको स्प्लिट करो। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं कर पाएंगे, करना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। अगला दिया है, मिस्टर ए ओन्स एयर कंडीशन फर्निश्ड लेक्चर हॉल, इट इज लेट आउट इन एनुअल रेंट ऑफ 5,00,000, इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग रेंट, एयर कंडीशन। इन दिस केस लेटिंग ऑफ लेक्चर हॉल इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ एयर कंडीशनर। दिस इनकम इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या पीजी पीपी, डिपेंड अपॉन द नेचर। हाँ या ना बोलो। यहां पे सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं, समझ गए ना। नेचुरली सेपरेबल है तो सेपरेट करो, चाहे पॉसिबल हो चाहे ना हो। जब सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, नेचुरली सेपरेबल नहीं है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमसे रेंट, कोई मुझसे रेंट ले और बोले कि यार बाकी चीजों का पैसा अलग से दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मिस्टर ए ओन्स एन एयर कंडीशन फर्निश्ड लेक्चर हॉल, इट इज लेट आउट एनुअल रेंट 3,00,000 फॉर बिल्डिंग एंड 2,00,000 फॉर एयर कंडीशन। अच्छा, मैंने अलग अलग बिल बना दिया, तो लेक्चर हॉल लिया और 3,00,000 रुपए बिल्डिंग का और 2,00,000 रुपए का एक लेक्चर हॉल का, एक एयर कंडीशन का। इन दिस केस लेटिंग ऑफ लेक्चर हॉल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम लेटिंग ऑफ एयर कंडीशन। सेपरेट नहीं है, भले आप बिल अलग अलग बना दो, उसको पूरा कहां जाएगा, पीजीपीपी या अदर सोर्सेस में, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आएगा। अरे हाँ बोलो ना। हम होटल में गए, होटल ने बोला कि एक काम करो, 15,000 रुपए रूम का और 5,000 रुपए आपकी सर्विसेज का, कि आपको रूम सर्विस और ये वो, तो आप पूरा 20,000 कहां डालोगे, पीजीपीपी में या अदर सोर्सेस में। कुल मिला के सेपरेबल नहीं है और जबरदस्ती सेपरेट कर रहे हो तो भी नहीं माना जाएगा। कुल मिला के हम देखेंगे नेचुरली सेपरेबल है या नहीं है। है तो करो, जबरदस्ती करो, नहीं है तो मत करो।
करोगे तो भी हम एक ही साथ मानेंगे। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो ना। अब मैं आपसे फीस लूं, बोलूंगा भैया आपने 40,000 फीस दी है और मैं तुमको बिल ऐसा बना के दे दूं 10,000 रुपए एकेडमिक का, 5,000 रुपए एसी का, 5,000 रुपए है ना, फिर इसका इसका उसका बुक्स का सब बना के तुमसे जितनी फीस ली उतने अमाउंट का बिल बना के दे दूं, तो इनकम टैक्स ये सब नाटक तुम करते रहो अपने आप में। हम तो पूरा क्या मानेंगे, आपकी बिजनेस की ही इनकम मानेंगे। वरना मैं क्या करूं, तुमसे 70,000 फीस ली, 40,000 रुपए क्या दिखाऊं बिजनेस इनकम, 30,000 रुपए क्या दिखा दूं, तुम आधा दिन बैठ रहे हो दिन में उसका रेंट, और रेंटल इनकम मत दिखा के अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा दूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जबरदस्ती सेपरेट कर रहे हो, सेपरेबल नहीं है। पढ़ने आएंगे तो जगह तो लेंगे ना, क्या बात समझ में? हवा बैठ के थोड़ी पढ़ेंगे। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया कि आया? चलिए, ये आपके सामने सवाल है, आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। खुद से पढ़ें और खुद से आंसर बताएं मुझे तीनों केसेस का। अतन यूजेस प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस, कैन ही क्लेम डेप्रिसिएशन? ये तो अलग बात हो गई। खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा कि पीजीबीपी में जाएगा? पीजीबी में जाएगा तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। एसेट है तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक है क्या? यस, इवन इफ द प्रॉपर्टी वाज ओन बिजनेस सेक्शन, ये तो अपना वैसे अपन पीजीपी में पढ़ेंगे अभी चल के। आशनी लेट आउट इस प्रॉपर्टी टू प्रीति, प्रीति सबलेट्स इट टू, सबलेट्स इट, हाउ इज सबलेटिंग टू बेसिस इनकम फ्रॉम प्रीति? सबलेटिंग इनकम कौन से हेड में जाएगी, कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यही लिखा होगा, income from other sources. Sachin has built a house on a leasehold land. He has let out the property and claims the rent as income from house property and deducted expenses on repair, security charges, insurance and collection charges totaling 40% of the receipt. बताओ खर्चे अर्चे उसको माइनस करने मिलेंगे कि नहीं माइनस करने मिलेंगे? उसने किराए पे लिया, उसको सबलेटिंग और ये सब, ये सॉरी सबलेटिंग बोल रहा हूं, सारे रिपेयर का खर्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 30% का क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसका एक्चुअल एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अरे हाँ बोलो ना यार, ये लिखा है even if the property built on lease owner, he will be regarded as owner of such house property and rental revenue tax under that income from house property. However, standard deduction of 30% of net NAV is allowed while computing income from house property. Hence, he will not be entitled to deduction on repair, security charges, collection charges, 40% of the receipt. कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, बस आप जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हो उसे वही अलाउ होगा। हाँ या ना बोलो? अरे बोलो बच्चों। चलो ये भी हो गया, और क्या है फिर? बाकी सब हो गया था, मैंने रीड भी करके आने बोला था आपको। अब ये तो पूरा वही बताया क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, ये अपन कर चुके हैं पूरा कंप्यूटेशन। म्युनिसिपल वैल्यू पे रेंट डिडक्शन मिलेगा, फिर वो होगा, सारी चीजें पूरी चीजें सेम है। चलो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, वरना फिर मैं कराऊंगा। इलस्ट्रेशन 12, निखिल के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख पर एनम, फेयर रेंट है 4 लाख पर एनम और स्टैंडर्ड रेंट है 4.5 लाख पर एनम। इससे एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लोगे। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर रेंट ऑफ 35,000 पर मंथ, इससे एक्चुअल रेंट निकाल लोगे। द टेनेंट वेकेट द सेम ऑन 31 जनवरी, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट में कोई बेनिफिट होता था क्या? नहीं, याद है आपको? हमें तो सर कुछ याद ही नहीं। अगर पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओए ओए ओए, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो हम क्या करते हैं, उसको लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड में बांट के क्वेश्चन करते हैं। याद है क्या? यहां पे क्या बोला है? पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। तो फुल क्वेश्चन को मतलब लेट आउट मान के ही सॉल्व करोगे। करो ट्राई, नहीं तो मैं कराऊंगा। हाँ भाई बताओ क्या होगा?
किस तक आया? इसमें गड़बड़ी है इनके सोल्यूशन में, पहली बता दूं मैं। इनने वैकेंसी माइनस करी है, वैकेंसी माइनस होनी चाहिए क्या? नहीं। अरे भाई हमने क्या पढ़ा है? म्युनिसिपल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। कौन हायर आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। कौन हायर आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। उसमें वैकेंसी कुछ माइनस ही नहीं होगी जब एक्सपेक्टेड रेंट हायर आ रही है। ऊपर वाले क्वेश्चन ने ऐसा नहीं किया था, ये वाले क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अपन उसमें नहीं करेंगे। आया क्या समझ में? अपने हिसाब से सॉल्व करो, सोल्यूशन मत देखो, तभी बोल रहा हूं सही आएगा, वरना परेशान होगे। एज पर मॉड्यूल इन लोग जो मैंने बताया था ना, जब पार्टली वेकेंट है तो एक चीज चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? अगर एक्सपेक्टेड रेंट हायर आता है, क्या आता है? एक्सपेक्टेड रेंट हायर आता है, तो इन लोग एक्सपेक्टेड रेंट से भी क्या माइनस कर रहे हैं? वैकेंसी। जब तक एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा था तो अपन एक्चुअल रेंट पूरे साल का लेते थे, याद है क्या? आया नहीं? बोलो। विच एवर इज हायर। अगर एक्चुअल ज्यादा आ रहा था तो हम एक्चुअल लेते थे, और एक्सपेक्टेड ज्यादा आ रहा था तो क्या लेते थे? एक्सपेक्टेड। याद है आपको? वैसे ही सॉल्व किया। कितना आया आंसर? 244 500। बाकी का भी यही आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूं। एक काम करो ना, पहले इस क्वेश्चन को, हाँ एक काम करो, इस क्वेश्चन को स्टार करो, मैं पहले तुमको दूसरा क्वेश्चन देता हूं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आएगी तुमको। रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके पहले एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करो। ये लो, अनुराग ओन्स 3 हाउसेस, ठीक है, पर्टिकुलर्स आर गिवन। वे लो, एक बंदा है, उसके पास कितने घर हैं? 3 घर हैं, और 3 घर की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? एक है म्युनिसिपल वैल्यू, ध्यान से देखना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, मंथली रेंट, रेंट कलेक्शन चार्जेस, यानी खर्चा जो रेंट कलेक्शन पे लगता है। ये खर्चा जो है वो अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा? रेंट कलेक्शन पे अगर कोई खर्चा लग रहा है, ओए रेंट कलेक्शन में अगर कोई खर्चा लग रहा है, अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा? सारे खर्चों एक ही बारे मिल जाते हैं ना भैया, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई और खर्चा अलाउ होता है क्या? नहीं।
है ना, पागल बनाने के लिए दिया है। रिपेयर एक्सपेंसेस अलाउ होंगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले वाले घर में कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, दूसरे वाले घर में बच्चे की शादी के लिए लिया है, और तीसरा रिपेयर के लिए लिया है। पहले वाले घर का इंटरेस्ट अलाउ होगा नहीं होगा? दूसरे वाले घर का नहीं होगा। अरे बच्चे की शादी का हाउस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? और तीसरा रिपेयर वाला अलाउ होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर याद करो, रिपेयर वाले के लिए लिमिट कितनी होती थी? 30,000। और कंस्ट्रक्शन वाले के लिए लिमिट कितनी होती थी? 2 लाख। याद है क्या? दोस्त यार किसी से भी लिया हो सब अलाउ होता था। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुआ? 15 को। खत्म कब हुआ? 22 को। 17 को और 19 को। 18 को और 20 को। देखो यहां तो ये कंस्ट्रक्शन का लेना देना कब होता है? इंटरेस्ट से। ये इंटरेस्ट तो अलाउ होगा ही नहीं, तो यहां चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये रिपेयर के लिए है, तो यहां लिमिट ऑटोमेटिकली 30 हो गई। अरे हाँ बोलो ना यार। तो यहां भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये चेक करो 5 साल के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है? 15 से 22। अच्छा, कोई भी इंटरेस्ट 30, ये यहां 40 है, तो ये कितना अलाउ होगा? 40 अलाउ होगा कि 30 अलाउ होगा? वो चेक करोगे और अपने हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बनेगा क्या? एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। जल्दी करो। एक बार हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, 3 बार सॉल्व करोगे। जल्दी। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक बार पिछले वाला बता रहा हूं ना, मैंने कहा कराऊंगा मैं उसको सॉल्व। अभी ये वाला करो। एक वो करवा दे रहा हूं चेंज क्वेश्चन में, ठीक है? इतने गलती की है क्वेश्चन में, मैं उसको चेंज करवा दे रहा हूं। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है, उसको प्री कंस्ट्रक्शन का ज्यूम करो। क्वेश्चन में इन लोगों ने लिखा नहीं है लेकिन सोल्यूशन में किया है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये कौन सा लिया है इनने? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। कायदे से देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा था? कायदे से देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा था? जिस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ है उस प्रीवियस ईयर का पूरा लेते हैं, और पिछले प्रीवियस ईयर से प्री कंस्ट्रक्शन लेते हैं। बोलो हाँ। इनने असेसमेंट ईयर कौन सा बोला है? 23-24। यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 22-23। अरे हाँ बोलो ना यार। प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 22-23। यानी कि 22-23। और खत्म कब हुआ है? अच्छा, 31 मार्च 22 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। 31 मार्च 22 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी 22-23 तो कंप्लीशन के बाद वाला ईयर हुआ ना? क्या मतलब? ये क्वेश्चन या तो ये इंटरेस्ट इनको बोलना चाहिए था कि कौन से महीने का है? 21-22 का है। अरे हाँ बोलो ना। कुल मिला के प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। अगर 22-23 में जो इंटरेस्ट लगा है, ये इंटर 31 मार्च 22 को कंप्लीट हो चुका है, यानी 22-23 जो ईयर है उसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। पहली बात, तभी तो ब्याज आया, तभी तो रेंट आया। हाँ बोलना यार। और जिस साल में कंप्लीट हुआ है उस साल का पूरा लेते हैं, तो कायदे से तो ये क्या लेना चाहिए? पूरा। हाँ या ना बोलो। पर सोल्यूशन में इसको क्या ट्रीट किया है? प्री कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे इनको लिखना चाहिए कि ये कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। ये इंटरेस्ट कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर, यानी कि 21-22 का है। 21-22 का है तो 40,000 कितना हो जाएगा? 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। और अगर 22-23 का है तो पूरा लेंगे। बोलो है नहीं? सिर्फ बुक से आंसर मैच करने के लिए मैं उसको 1/5 करा रहा हूं। अदरवाइज वो क्या होना चाहिए? पूरा 40,000 माइनस होना चाहिए। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? घूम गई? हाँ। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले का, ठीक है। अभी तो चलने दो। फिफ्टी थ्री सिक्स हंड्रेड इज राइट आंसर। गुड। फर्स्ट वाले का 53,600 अगर 1/5 अलाउ कर रहे हो तो। सेकंड वाला करो और थर्ड वाला करो।
हाँ भाई, आया क्या आंसर? पहले वाले कितना आया ये बताओ। सॉरी, पहले वाले का 53,600 इज करेक्ट। दूसरे वाले का म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस होगा? नहीं होगा। तो एनएवी कितना हो जाएगा? 1,20,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का कौन देगा? चाचा। अरे जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एनएवी, एनएवी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अरे हाँ बोलो ना यार, आंसर हो जाएगा 84,000। आया? पहले का कितना आया? दूसरे का 84,000। तीसरे का बताओ। मेन गेम तो उसी में था। साल भर वाला कंपेयर करके किया? हाँ देखो, आखिरी वाला करा दूं क्या? क्या बोला उसने? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। कितना हो जाएगा हायर? 1,10,000। हायर हो गया। आई एम प्लेइंग अलोन। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना है? 12,000। अगर वैकेंसी नहीं होती तो कितना होता? 12,000 इंटू 12, 1,44,000। इसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया करो। कितना है अनरियलाइज रेंट बताओ? नहीं, वैकेंसी है कि अनरियलाइज रेंट है? अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है ना, तो विच एवर इज हायर। अगर एक्चुअल ज्यादा आता है तो एक्चुअल वाले को लेते हैं आफ्टर वैकेंसी, एक्चुअल वाले को लेते हैं आफ्टर वैकेंसी। याद है क्या आपको? तो 144 में से माइनस कर देंगे जितने का किराया नहीं मिला। कितना नहीं मिला बताओ? कितने महीने खाली रहा? तो 12,000 इंटू 3 36, 144 माइनस 36 कितना आएगा बताओ? 1,08,000। ये 1,08,000 क्या आया आपका? जीएवी। हाँ बोलो ना यार। म्युनिसिपल टैक्सेस किसने पे किए हैं? टेनेंट ने। किसने पे किए हैं? टेनेंट ने। अलाउ होंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो यही हो जाएगा एनएवी, यही हो जाएगा एनएवी। इसमें से माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 8,000 पूरा माइनस होगा, हाँ, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। इंटरेस्ट सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ निकालो निकालो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? 1,08,000 का 30% कितना आएगा बताओ? 32,400 आया क्या? और इसमें से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 1,8 माइनस 32,400 माइनस 8,000, यानी कितना आ गया तुम्हारा आंसर? 67,600। ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ हाउस सी। ये क्या आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ हाउस सी। तो एक बार हाउस 1 आया, हाउस 2 आया, हाउस 3 आया, तीनों को प्लस कर देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? सेकंड वाला ही बता ही दे, चलो सेकंड वाला ही बता देते हैं। सेकंड वाले में क्या था बताओ? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट है नहीं। 1,20 कुछ वैकेंसी है क्या? नहीं। 9,000 इंटू 12 कितना होगा? जो भी होगा 1,20 से तो कम ही होगा। तो जीएबी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1,20। जीएबी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1,20। हो गया क्या? 1,20 में से माइनस करोगे क्या बताओ? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अच्छा पीए ही नहीं किया तो नहीं होगा अलाउ। तो एनएवी कितना हो गया? 1,20। एनएवी कितना हो गया? 1,20। इसमें से क्या माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। कितना होगा? 36,000। हाँ, और इंटरेस्ट तो मैरिज सन है तो होगा ही नहीं। 1,20 माइनस 36,000 कितना आ जाएगा? 84,000। कितना आ जाएगा? 84,000। हाँ या ना बोलो? देखो थोड़ी बहुत ना, कई बार ये जैसे अपन वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा बहुत वो रहेगा ही रहे। तुम अपने नोट लिख के आओगे, प्रेजेंटेशन सही करके आओगे, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आंसर हो सकता है कई बार बुक से 19-20 हो जाए, बट द मेन थिंग इज आप पूरे नोट और पूरा वो लिख के आएंगे तो आपको बन जाएगा। चलेगा क्या? हाँ या ना बोले? चलिए कल अपन हाउस प्रॉपर्टी के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितने आपके बचे, एंड देन वील वाइंड अप विद हाउस प्रॉपर्टी। चलेगा क्या? चलिए एक काम करोगे, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क लेके जाओ। चलो अभी कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने? मुक्का 12 वाला मैंने दिया नहीं हुआ ना 9। अब एक काम करो, ये वाला
इलस्ट्रेशन 13, इनका मत देखना, चलो डिस्कस करते हैं ना अपन। श्रीमती शांति देवी, हाउस प्रॉपर्टी था, म्युनिसिपल वैल्यू फॉर द सेम इज 10 लाख, फेयर रेंट इज 7.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट इज 8 लाख, तो विच एवर इज हायर 10 और 10 में विच एवर इज लोअर 8, तो आंसर आ जाएगा 8। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा 8 लाख, हाँ या ना बोलो। उसने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है अप टिल 30 नवंबर फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 75,000। देन आफ्टर द टेनेंट वेकेटेड प्रॉपर्टी एंड चूज द प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, एरिया वाइज नहीं टाइम वाइज। टाइम वाइज का सेल्फ ऑक्यूपेशन बताया था मैंने कि छूटा हुआ है, टाइम वाइज नहीं हुआ था ना अपना। चलो टाइम वाइज वाला कल बता दूंगा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा, चलेगा क्या? तो होमवर्क नहीं दे रहा हूं ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और चाहिए तो मैं भेज देता हूं तुमको होमवर्क में, कल कराऊंगा ना कल। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क, तुमको कहां पे बनाया तुम्हारा ग्रुप, टेलीग्राम में कि व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में मुझे हाय लिख के भेजो, मैं तुमको होमवर्क भेज रहा हूं।